नमस्कार आरती पे साहिल गिरनी देख रहे हैं आप सब। और बात करेंगे डेमोग्राफी को लेकर। जम्मू कश्मीर में आज से एक ऐसी पड़ताल शुरू हो रही है जिस पर राजनीति से लेकर सुरक्षा और समाज तक हर किसी की नजर है। केंद्र की ओर से गठित हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस 3 दिनों के लिए जम्मू पहुंच गई है। 10 से 12 अगस्त तक चलने वाले इस दौरे में समिति ग्राउंड लेवल इनपुट जुटाएगी, अधिकारियों से बातचीत करेगी और उन इलाकों का दौरा करेगी जहां डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर कर रहे हैं। समिति के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आबादी कितनी बढ़ी या घटी, असल सवाल ज्यादा बड़ा है। आखिर आबादी का पैटर्न बदला क्यों? क्या इसके पीछे सामान्य माइग्रेशन है? क्या सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों की आवाजाही का असर है? क्या इलीगल इमाइग्रेशन और एलीट इन्फिल्ट्रेशन की कोई भूमिका है? क्या कुछ इलाकों में सेटलमेंट पैटर्न्स असामान्य तरीके से बदले हैं? और सबसे अहम, क्या इन दावों को आंकड़ों और ग्राउंड रियलिटी से साबित किया जा सकता है? पैनल बॉर्डर एरियाज और प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति समझेगा और अलग अलग स्टेक होल्डर से फीडबैक लेगा। यानी इस बार बहस सिर्फ बयानबाजी की नहीं, रिकॉर्ड, आंकड़े और जमीन पर मौजूद हकीकत की होगी। इसमें चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे डेमोग्राफिक चेंजेस के ऊपर। राकेश पंत है हमारे साथ बीजेपी से, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और एडवोकेट सुहेल काजमी सर है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत करता हूं मैं राकेश पंत सर से। सर, क्या सरकार के पास जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस का डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरीफाइड डेटा जो है वो मौजूद होना कितना जरूरी है, और सरकार किन आंकड़ों के आधार पर इलीगल इमाइग्रेशन को डेमोग्राफिक चेंज से जोड़कर देखेगी? साहिल जी, पूरे भारतवर्ष में संभल हिंसा के बाद एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने जो अपनी जांच की और वहां पर ये पाया कि देश में जनसंख्या बदलाव जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है और कुछ पॉकेट्स में ज्यादा है, कुछ पॉकेट्स में कम। अगर हम मुख्यमंत्री असम के वक्तव्य पर चले जाएं तो उन्होंने कहा कि 1951 में 1951 में वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 14% थी, जो अब बढ़कर 40% हो गई है। यहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है। और खास करके जब मैंने असम की बात की तो आप झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ और राज्य आप मिलाकर देख लीजिए, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर खासकर जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं उसमें जनसंख्या बदलाव हुआ है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन जो है कंप्राइजिंग ऑफ रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज, ये आपको मालूम है कि यहाँ जम्मू शहर के कुछ ऐसे पॉकेट्स में हैं, यहाँ पर वो आकर बसे हैं जहाँ कांग्रेस के राज में डेलिबरेटली वहां पर उनको बसाया गया है। कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री जो विधायक भी रहे, उन पर इसका इल्जाम भी लगता है, ये सबके सामने है। तो मैं समझता हूं कि जिला वाइज जो आंकड़े जम्मू कश्मीर सरकार और भारत की सरकार के पास हैं, तो पूरे जम्मू कश्मीर में 97% के लगभग, कश्मीर में 97% के लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर है। जम्मू में अगर आप जम्मू कश्मीर को पूरा देखेंगे तो 68% पॉपुलेशन यहाँ पर है। जम्मू प्रोविंस पे अगर आप चले जाइए तो वहां कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनसे वहां माइग्रेशन होकर वो जम्मू के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर इसका प्रभाव पड़ा है। और पीछे जब एक इंसिडेंट जम्मू के साथ लगते फॉरेस्ट का जो लैंड है उसमें वो हुआ, तो वो उसी का नतीजा था कि ये इलीगल डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रही हैं और इलीगल माइग्रेशन जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ हो रही है और जम्मू पर इसका असर पड़ रहा है और इसीलिए जनसंख्या बदलाव जो है हो रहा है। उसी की जांच के लिए पूरे भारत सरकार का एक मिशन जो है वो जम्मू कश्मीर में आज से यहाँ पर पधारेगा। जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनसे भी बात करेगा और कुछ और स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे भी उनकी बात करने की चर्चा है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक इशू है जिस पर पूरे भारतवर्ष में बातचीत होती रही है। और उसके बाद माइग्रेशन जो है वो भी जी, इसी चीज को लेकर कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां से माइग्रेशन जो है वो हुई है। तो मैं जहां तक मैं अपनी बात करूं, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, के यहाँ पर
समान जो यूसीसी जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो बड़ी पहले यहाँ पर लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस, आपको मालूम है कि अपीजमेंट की पॉलिसी इख्तियार करी, जो सही मायनों में देश के सामने इश्यूज हैं उनको दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने इतने साल वहां पर शासन किया, लेकिन देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको छेड़ने से उन्होंने मनाही बरती या वो कतराते रहे। बिल्कुल सर, काफी अहम बातें आपने रखी हैं। आगे बढ़ते हैं और कोई सवालों के जवाब भी हम आपसे लेंगे। सर, सुहेल सर, क्या जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफिक डिबेट में फैक्ट्स कम और पॉलिटिकल क्लेम्स ज्यादा रहे हैं हमेशा, और इस पैनल की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? देखिए, गुड इवनिंग सर, आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट भाई को भी। दूसरा ये है, यूनिफॉर्म कोड जिसकी बात कर रहे हैं, सीए एनआरसी बिल जिसकी बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले इंदिरा जी के टाइम पे पार्लियामेंट में टेबल हुआ था। और उस वक्त के एमओएस आरिफ खान साहब, जो अभी बिहार के गवर्नर थे, उन्होंने जब ये टेबल हुआ तो रिजाइन दे दिया था। अगर आप हिस्ट्री को पढ़िए तो ये 84 85 ऑनवर्ड से ये जो सीए एनआरसी बिल है, इसको टेबल करने की कोशिश जो है, वो उसकी शुरुआत जो थी कांग्रेस की सरकार में इंदिरा जी के हाथों हुई थी। नंबर वन। नंबर टू, ये अब टीम आई है, बहुत अच्छी बात है। एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी है इसमें, और वो पॉलिटिकल स्टंटबाजी को देखते हुए ये टीम गठित हुई है। और ये टीम गठित होने के बाद अपनी अपनी जो मुलाकातें हैं, जो सिविल सोसाइटी से भी मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से भी मिलेंगे, स्टेक होल्डर से भी मिलेंगे, बॉर्डर के लोगों से भी मिलेंगे, जो कंप्रीहेंसिव ये रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। हम तभी टिप्पणी कर सकते हैं क्या वो लोग जो इसकी दुहाई दे रहे हैं, जो लोग इस पे डंडोरा और अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें कोई सच्चाई थी या सच्चाई नहीं थी। जहां तक रोहिंग्यास की और हम बाकियों की बात करते हैं, बिल्कुल, जब वोरा साहब यहाँ थे, मैं 2-3 बार उनसे मिला और बड़ी उसको चर्चा थी इन चीजों की कि इनको पुश बैक किया जाए। तो मैंने एनएन वोरा साहब से 2-3 बार पूछा, तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के हवाले से इनको, जब वहां एक्सेसिस हुई, वहां जब ह्यूमन राइट वायलेशन हुई, तो पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस की तरफ इनको फ्री एक्सेस दिया गया कि आप कहीं भी जाइए, अपनी जान बचाइए। और वहां डिफरेंट कंट्रीज में, इंडिया ही नहीं, बहुत से बाकी मुल्कों में भी ये लोग गए और वहां इनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की गई। और मैंने जब उनसे पूछा कि इनको पुश बैक करने का क्या तरीका है, तो उन्होंने कहा कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं आती है, तो कोई स्टेट भी जहां जहां भी ये जाके बसे हैं या रह रहे हैं या रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं, तो तब तक हम कोई कॉल जो है स्टेट नहीं ले सकती है। पॉइंट नंबर 2, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट था। अब लद्दाख का कोई बच्चा जब जम्मू में पढ़ता था, उसके पेरेंट्स के पास थोड़ा सा सरमाया था, अगर वो 2 मरले 5 मरले का घर यहाँ लेते हैं तो उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो दैट डजंट मीन कि वो डेमोग्राफिकल चेंज होगी। या कश्मीर का कोई इंसान, क्योंकि दरबार मूव की कवायद यहाँ थी और वो यहाँ 2-4 मरले या कोई ऐसा मकान लेता है और उसके हेल्थ केयर की वजह से उसके ओल्ड एज पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, या वो यहाँ पे रहता है, क्योंकि स्टेट तो एक है, यूनियन टेरिटरी भी एक है। तो जम्मू का इंसान, कश्मीर में बहुत से जम्मू के लोग हैं जो कश्मीर में अपना व्यापार करते हैं, अपने घर हैं उनके। तो जम्मू का अगर इंसान कश्मीर में कोई मकान बनाता है तो उससे डेमोग्राफिकल चेंज नहीं कहते हैं। हम पुंछ से आए हुए हैं, तो पुंछ से जम्मू, पुंछ में तो कुछ नहीं था, तो पढ़ाई लिखाई के लिए भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, मरबत, जितने भी इलाके हैं, बन्नी, बिलावर से लोग जम्मू में कॉलेजेस थे, जम्मू में यूनिवर्सिटीज थी, तब पढ़ने आते थे, फिर यही नौकरियां करते थे, यही सेटल हो जाते थे। तो अपनी स्टेट में, अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप आबाद होते हैं, बसते हैं, या आगे की जिंदगी आप चलाते हैं, तो उसको मैं डेमोग्राफिकल चेंज नहीं कहता हूं। उसको मैं बिल्कुल अपनी राइट समझता हूं कि मैं किसी भी स्टेट के किसी भी कोने में जाके रह सकता हूं, बस सकता हूं, नौकरी कर सकता हूं, प्राइवेट को बिजनेस कर सकता हूं। और ये इस पे क्या सियासत है, वो आने वाला वक्त आपको बताएगा। अब ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का एंडेवर है कि क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थी राइट सिंस 1947, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ और हमसे कुछ इलाका जो पीओके की तरफ चला गया, अगर वो इलाका होता यहाँ, तो वो आज जो 1,30,00,000 लोग हैं, वो भी मोहम्मदन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो यहाँ 90% मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होती, जिसकी तरफ पंत साहब इशारा कर रहे हैं कि 60-65% अब मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। तो इसकी कंपोजिशन ये थी। अब कंपोजिशन ये थी, अब कंपोजिशन को डिस्टर्ब करना है या
ये आपके पास कोई आंकड़े ऐसे आते हैं। अब यही स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड की बातें बहुत होती हैं कि रोशनी एक्ट आ गया, फलाना एक्ट आ गया, मैं सुनता रहता हूँ। देखिए, नानक नगर जो था वो स्टेट लैंड था, त्रिकुटा नगर के आगे की रीचेस जो है वो फॉरेस्ट और स्टेट लैंड थी। बहुत से इलाके हैं, प्रीत नगर है वो स्टेट लैंड था। इसके अलावा बहुत से इलाके हैं, सुजमा बटिंडी तो बाद में आया, स्टेट और फॉरेस्ट लैंड, और उसके बीच में कुछ रजिस्ट्रीज भी हैं। जहां जहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जहां जहां लोग आबाद होते हैं, तो ये तो पहले वो देखिए कि कौन इंक्रोचर है। वो हिंदू इंक्रोचर है, मुसलमान इंक्रोचर है, सरदार इंक्रोचर है, जो रातों रात अरबपति बन जाते हैं स्टेट लैंड्स को और फॉरेस्ट लैंड्स को इंक्रोच करके। और फिर एक टाइम आता है, जो भी सरकार हो वो मजबूर हो जाती है, जहां 1 लाख लोग या 50,000 लोग बच जाते हैं, तो एक एक्ट के तहत उनको रेगुलाइज करना पड़ता है जब बस्तियां आबाद हो जाती हैं। तो ये कवायद पिछले 77 ईयर से मैं भी देख रहा हूँ, और 90 के बाद ये जो इलाके मैंने आपको बताया, नानक नगर, प्रीत नगर, त्रिकुटा नगर, ये 90s ऑनवर्ड ये रेगुलराइज हुए थे, दैट टू विद मिनिमम कंपनसेशन टूवर्ड्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड था, जेडीए था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, जहां जहां भी जिस जिस इलाकों ने में सर्वे हुए थे, तो वहां एक नॉमिनल फीस देके इनको रेगुलराइज किया गया था। अब ये क्योंकि कमेटी आ चुकी है जम्मू कश्मीर में, ये असर्टन करेगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइंडिंग रिपोर्ट बनाएगी, और जब ये फैक्ट्स एंड फिगर रिपोर्ट आ जाएगी, हम उसके बाद फिर आपके साथ चर्चा कर सकते हैं कि वाकई ये सिर्फ यही चीजें हैं, डेमोग्राफिकल चेंज है। अब दूसरी तीसरी बात मैं आपसे इंपॉर्टेंटली कहना चाहूंगा, जो मैं बाद में भूल जाऊंगा शायद। देखिए, कोई भी हुक्मरान हो, वो हिंदू हुक्मरान हो या सरदार हुक्मरान हो, किसी को भी अगर आप कोई जमीन देते हैं या कोई घर देते हैं, कोई ऐसा हुक्मरान मैंने अपनी लाइफ में तो देखा नहीं जो मुफ्त में किसी को भी अकोमोडेट करेगा कि भैया आप 500 लोग आके मेरी बरादरी के, हिंदू बरादरी हो या मुसलमान बरादरी हो, यहाँ बसो और डेमोग्राफिकल चेंज करो। ऐसा हुक्मरान ना मैंने कहीं देखा है, ना मुझे कोई दिखा है, और ना ही मैं कोई आगे सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा दिखेगा जो डेमोग्राफिकल चेंज करने के लिए। क्योंकि नेशनल चैनल्स पे 2 साल पहले बहुत डिबेट्स हुई, तकरीबन हजारों डिबेटों में मैं भी बैठा, और मैंने वो पट्टे और रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स तक यहाँ मंगवाए और उसको पढ़ना शुरू किया कि जनाब ये सिर्फ इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, और उसको लीगलाइज करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वक्तन फवक्तन कोशिश करती रही हैं। कहीं कहीं सुहेल सर से संपर्क शायद हमारा टूट गया है। मैं दोबारा से रुक करना चाहूंगा उनका, पर हम रुक करते हैं दोबारा से राकेश पंत सर का। राकेश सर, अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन के जो आंकड़े हैं, और खासतौर पर जो स्पेसिफिक एरियाज हैं उनको पहचानना जरूरी है जहाँ पे अनयूजुअल सेटलमेंट पैटर्न्स जो हैं वो सामने आते हैं, वो भी एक चुनौती रहेगी इस पैनल के लिए। देखिए, अभी मैं सोहेल भाई को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा इमोशनल सा एक अपना वक्तव्य यहाँ पर दिया है। वो ठीक कहते हैं कि अगर कोई पुंछ में सेटल है और अगर वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आता है तो वो यहाँ सेटल हो जाता है, तो उसको, मैं और सोहेल भाई दोनों जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम लोग तो जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, तो जम्मू वालों के लिए तो समस्या नहीं है। लेकिन जब आप बाहर की किसी डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू खास करके कश्मीर से जब यहाँ पर लोग माइग्रेट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद जो मैंने अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन की बात करी है, रोहिंग्यास को और यहाँ पर बांग्लादेशीज को लेके, तो आप समझ सकते हैं और आपने देखा भी होगा कि कितनी आसानी से उनके यहाँ पर कागजात बन जाते हैं, कितनी आसानी से उनके राशन कार्ड बन जाते हैं। और उसके बाद असर ये होता है कि जो पॉलिटिकल इक्वेशंस है कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी राजनीतिक आप कह सकते हैं उसकी परिदृश्य की, उस पर उनका असर पड़ना जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसको भी आप डेमोग्राफिक चेंज में समझ सकते हैं। दूसरा, जब हमने कहा कि माइग्रेशन होती है, तो एक पर्टिकुलर पॉकेट में जब लोग जो हैं वो एक विशेष समुदाय के बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो कोई भी हो, वहां पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो दूसरा जो है वो वहां से निकलना, ऐसी ऐसी बातें जो है वो पूरे, आप दिल्ली देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, उसके बाद जयपुर देख लीजिए, उसके बाद और बड़े शहरों में देख लीजिए, ये इल्जाम भी बड़े लगते रहे हैं कि वहां पर लोग जो हैं वो अपने घरों को औने पौने दामों पर बेचकर और उसके बाद छोड़कर जो है वो जा रहे हैं। रही बात बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की, तो जहां तक जो हमारा क्षेत्र
पड़ोसी देशों के साथ लगता है, तो वहां पर पर्टिकुलरली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं कि उसका सीधा सा असर जो है वो आपकी पॉलिटिकल इक्वेशंस पर पड़ना शुरू हो भी गया है। तो मैं समझता हूं कि इस चीज की जानकारी और इस चीज को पढ़ने के लिए जो ये कमेटी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जब वो आप वहां उनसे मिलते हैं तो फिर वहां पर मालूम पड़ेगा कि रामबन के लोग या कश्मीर के किसी में, चाहे वो अपना ट्राइब्स के लोग हों, वो यहाँ पर आकर प्लेन्स में जो है जब वो रहते हैं, अपने घर बना लेते हैं, तो उनका असर जो है वो यहाँ बाकी चीजों पर जो पड़ता है उसका हिसाब किताब कौन देगा। बिल्कुल सर। सोहेल सर, क्या लगता है आपको जी। ये 3 दिन का जो जम्मू विजिट है, इतने जटिल डेमोग्राफिक सवालों का जवाब जो है देने में ये कारगर साबित होगा, मतलब बहुत सही रहेगा? और जो इलीगल इमाइग्रेशन है और ऑर्डिनरी माइग्रेशन है, उसको हम अलग अलग किस तरह से देख सकते हैं? देखिए सर, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये तो अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो आई है वो 2-3 दिन का सर्वे करती हैं और देखेंगे कि कौन कौन लोग इनसे मिलेंगे और किस तरह के फैक्ट्स इनके सामने रखे जाएंगे। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन यहाँ हुई है। जब आर्टिकल 370 यहाँ नहीं था, उससे पहले भी हमने जो डाटा देखे थे, कुछ 26 और 27% नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर थे यहाँ। सबरवाल, अग्रवाल, जितने भी आप लोग देखते हैं यहाँ पे, ज्वेलर्स और बाकी दलूजास, ये सब लोग जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग थे जो मैनिपुलेट करके जो है जम्मू कश्मीर के निवासी बन गए और पीआरसी सर्टिफिकेट ले लिया। क्योंकि पीआरसी सर्टिफिकेट लेना उस वक्त जो था बहुत आसान सा काम होता था, सिर्फ आपकी बल्दियत मिलानी होती थी, थोड़े पैसे देने होते थे, और ये पंजाब सारा जो है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, सबरवाल, अग्रवाल, दलूजाज और पलूजाज, ये सब बाहर के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट बन गए। क्योंकि यहाँ पे सब्सिडीज थी इंडस्ट्री सेक्टर में, हमें 30%, 40%, कहीं कहीं तो 70% भी सिख यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए, और वो लोग सब बिजनेसमैन थे, तो जम्मू कश्मीर के इनहेबिटेंट्स बन के थ्रू फेक पीआरसीज लेके। और हम कहते थे उस वक्त भी, जो हमारे लीडर हुआ करते थे, कि आर्टिकल 370 में 92, 91 से ही कुछ ऐसे आर्टिकल लिखता था कि आर्टिकल 370 तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ ये तो एक स्पीड ब्रेकर है बिला वजह से। जब सारे लोग बाहर से आके पंजाब के, हरियाणा के बिजनेस करने जम्मू कश्मीर, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर सारा देखिए, गंग्याल देखिए, बड़ी ब्रह्मण्य देखिए, आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम पे वो बीरपुर इंडस्ट्रियल लैंड्स अलॉटेड है, लेकिन फैक्ट्रीज जो है वो बाहर के लोग लगाते थे, और जो लोन्स थे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम पे निकलते थे। इसलिए क्योंकि सब्सिडीज का चलन जो था सिर्फ जम्मू कश्मीर में था, और सिख यूनिट्स को बना देना, फिर सिख यूनिट्स को रिवाइवल करना, ये उस वक्त का जो मेरा यहाँ का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर होता था, जो आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, मुस्तफा कमाल, ये 87 की मैं बात कर रहा हूँ, तब से भी हम देखते थे कि ये कवायद चलती रहती थी। और उसके बाद जब ये एब्रोगेशन हो गई तो मैंने सोचा कि अब जो है शायद बाहर की इमिग्रेशन जो है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आर्टिकल 370 जो है 71 जो है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और हमारी जमीनों के हकूक जो है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों पे रहे। अब डोमिसाइल जब से आ गया, आपने देखा होगा जो बाहर का आईपीएस रिटायर हो रहा है, इवन के दिलबाग सिंह साहब टाइप जो डीजी रिटायर हुए हैं, वो भी यहाँ के जो पीआर, यहाँ के डोमिसाइल लेके यहाँ के रेजिडेंट बन चुके हैं, यहाँ वो घर बना रहे हैं, कोई कश्मीर में बना रहा है, कोई, क्योंकि हवा अच्छी है। रिश्ता गुश्ताबा यहाँ का बहुत फेमस है, और रंग जो है आपका गोरा हो जाता है, और आपकी आने वाली नस्ल भी जो है वो बिल्कुल होते। तो बहुत से पहलू हैं जिसकी तरफ मैं इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि अब ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, 3 दिनों की रिपोर्ट क्या बनाती है, लेकिन जिस तरह की पोलिटिसाइजिंग इस पे हो रही है, तो आप देखिए माइग्रेशन जब हुई, कश्मीरी पंडित माइग्रेशन जब हुई कश्मीर से 88 ऑनवर्ड्स 96 तक होती रही, तो उसमें मुस्लिम माइग्रेशन भी बहुत हुई थी। आप देखिए जिन्होंने यहाँ आके अपने घर बनाना शुरू किए, जो मिलिटेंट अफेक्टेड फैमिलीज थी, चाहे डोडा से थी, किश्तवाड़ से थी, मरमत से थी, भरत से थी, और कश्मीर से भी थी, और सरदार फैमिलीज भी कुछ थी जो चिट्ठी सिंहपुरा जैसे इंसिडेंट्स के बाद माइग्रेट की। देखिए माइग्रेशन क्यों होती है, आपको याद होगा 84 में जब इंदिरा जी की असैसिनेशन हुई, तो एक मूवमेंट चल पड़ी यहाँ पे सरदार वर्सेस हिंदू की, और पूरे जम्मू में भी दंगे हुए, पूरे हर जगह होते हैं। और एक नानक नगर जो है एक बन के सामने आया कि हर कम्युनिटी चाहती है कि वो अपनी कम्युनिटी के साथ रहे, और एक इलाका जो है उसको डिमार्केट किया गया, जिसको नान नगर बोलते हैं, प्रीत नगर बोलते हैं, कि सरदार अपने आप को, फैमिलीज को सेफली एक जगह जो है अपना गुरुद्वारा, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर के साथ वहां करे। ये संभाविक है, जहां जहां माइनॉरिटीज होती हैं वो अपनी सेफ
जो गाइडलाइंस है उन पे चलने की कोशिश करती है और रोजमर्रा की जिंदगी पे गुजर बसर करने की कोशिश करती है। अब मैंने कहा आपसे कि एक रिपोर्ट आने दीजिए इनकी, इनको मिल लेने दीजिए। अब वहां भी सिर्फ सियासी लोग ना मिले, वो लोग जो सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज को बताना चाहते हैं, जो लोग फैक्चुअल रिपोर्ट बताना चाहते हैं, वो लोग इनसे मिले, सिविल सोसाइटी प्रोमिनेंट इनसे मिले और वाकई जम्मू कश्मीर खुर्द पुर्द ना हो उसकी तरफ चिंता का विषय बना के उनके सामने मिले, ताकि फर्दर इंक्रोजन्स और फर्दर ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं और फर्दर जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं डेमोग्राफिकल चेंज। देखिए हमारा अपना कल्चर है, जम्मू का अपना कल्चर है, कश्मीर का अपना कल्चर है, वो कल्चर प्रिजर्व रहे, हमारी सभ्यता प्रिजर्व रहे, उसके लिए एक कोशिश जो है मैं समझता हूँ ये कमेटी करेगी। और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी, आप, मैं और पंत साहब बैठे, हम दोबारा बात करेंगे और फिर उस पर डिस्कस करेंगे सर। ठीक है सर। मैं राकेश सर, क्या डेमोग्राफिक चेंज जो है उसको साबित करने के लिए हम सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ को पर्याप्त मान सकते हैं, और इसका जो पैटर्न है उस पे जो है फोकस करने की बहुत जरूरत रहेगी, जिस तरह की हमने बदलाव देखे भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? पहले मैं सोहेल भाई ने अभी जो कहा, मैं इसमें एक ऐड ऑन थोड़ा सा करना चाहूँगा। अभी उन्होंने खुद ही ये बात कही कि जब 84 के दंगे हुए और उसके बाद कोई माइनॉरिटी जब अपने आप को इनसिक्योर फील करती है तो वो कुछ अपना एरिया या कुछ इस तरह की पॉकेट में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के लोगों के साथ रहना चाहती है, ताकि उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व रहे। तो मैं बिल्कुल इसी बात के साथ उनसे भी एग्री करता हूँ कि इसी तरह जब डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं और कोई एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो जब बड़ी तादाद में कहीं आकर बसना शुरू करती है, तो उसके बाद जो वहां पे जो 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 उसके जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, वो इस बात से उनको उनको असर पड़ता है, उनकी संस्कृति पर, उनके उनके रोजमर्रा के जीवन पर और उनके वजूहात पर, उसके बाद उनके कस्टम्स पर, ताकि जब वो इनसिक्योर फील करते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि ये सारा जो असर है ये डेमोग्राफिक चेंज की जो हो रही है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि चर्चा है तो जम्मू कश्मीर और जम्मू विशेषकर जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू है वो अछूता नहीं है। तो जब इस तरह की माइग्रेशन या इस तरह के का एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो वहां पर आकर उसका असर जो है वो पॉलिटिकल भी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल जो हमारी इक्वेशंस हैं उन पर पड़ेगा, तो लोग इस बात में चर्चा करना जरूरी समझते हैं कि ये जो तब्दीली है ये आगे जाकर क्या रुख अपनाएगी और इसके असरात उनके जीवन में क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये तो आप देखना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर क्या कुछ होता है इसमें। मैं रुक करता हूँ सोहेल बिल्कुल। सर का। सर, आपके मुताबिक इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे बड़ा जो अनआंसर्ड क्वेश्चन होगा, आखिर वो क्या होगा? अनआंसर्ड क्वेश्चन ये होगा कि ये जो डेमोग्राफिकल चेंज का इशू लेके आए हुए हैं लोग और जो इस पे चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, ये इनकी सियासत क्या है। और जब वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आपको फैक्चुअल कंडीशन से अवगत करवाएगी कि मिलिटेंसी रीजन रहा है, हेल्थ केयर रीजन रहा है, नौकरियों का आदान प्रदान एक रीजन रहा है, यहाँ के लोग अनंतनाग में सर्विस करते हैं, अनंतनाग के लोग बड़गाम में करते हैं, बड़गाम के करगिल में करते थे, करगिल के पुंछ में करते थे, ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट टेरेन, डिफरेंट वेदर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड हैबिट्स। तो बहुत से रीजंस है। वो जो ये कमेटी जो है, क्योंकि फुल प्रूफ कमेटी है, ये जब आपको पूरी जायजा लेके आपके पास रिपोर्ट रखेगी तभी हम चर्चा कर पाएंगे। लेकिन मेरा जाती ये मानना है, मैंने ये नहीं कहा पंत साहब कि वो 84 में सेफ साइड चले गए और उनको मुफ्त में, सरदार मेरी कम्युनिटी को मुफ्त में नान नगर दे दिया गया और वो वहां बसना शुरू हो गए। देखिए आफ्टर ऑल आप जमीन जो है बेचते हैं। जब कश्मीरी माइग्रेशन हुई तो किसी को बोड़ी का पता ही नहीं था, पलोड़े का पता ही नहीं था, बन तालाब का पता ही नहीं था। ये तो मेरे कश्मीरी माइग्रेंट भाई बहनों ने वहां 2 मरले, 1 मरले, 3 मरले अपनी जमीनें खरीद के अपने आशियाने बनाना शुरू किए। तो उसको मैं डेमोग्राफिकल चेंज नहीं कहता हूं। और वो बेचने वाले कौन थे? जम्मू के लोग जो सरमाएदार बन गए। और वो जो 2 लाख माइग्रेशन 87 ऑनवर्ड हुई, 2-2.5 लाख जिसको मैं बोलता हूं, उससे जम्मू कश्मीर का ओवरऑल एक इम्पैक्ट जो था, बड़े चीजों का फायदा हुआ। एजुकेशन का सेक्टर बड़ा इंप्रूव हुआ, हेल्थ सेक्टर बहुत इंप्रूव हुआ, क्योंकि वो बड़े अवेयर लोग थे और वो हेल्थ कॉन्शियस थे, एजुकेशन कॉन्शियस
कॉन्शियस थे, एम्प्लॉयमेंट कॉन्शियस थे, सबसे बड़ी बात है। तो बहुत चीजों के प्लस पॉइंट भी होते हैं जब ऐसी चीजें होती हैं जो अब फोर्सिबली ये कोई अपने दिल से माइग्रेट नहीं करता है या अपने दिल से कोई अपनी कॉलोनीज नहीं बनाता है। मजबूरियों के तहत ये सब चीजें होती हैं और मजबूरियों के तहत वो इलाके, कुछ इलाके बहुत ज्यादा आबाद हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, और जो कुछ इलाके हैं जहाँ के जिसकी तरफ ये सब चर्चाएं हो रही है, डेमोग्राफिकल चेंज हो रही है, तो कुछ इलाकों में ठीक है इम्बैलेंस हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई, यहाँ कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, यहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। तो इस वक्त थ्रस्ट जो है वो ये है कि ये इसके पीछे सियासत क्या है, उस सियासत को समझने के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। ये एक कमेटी बनाई है, ये कमेटी पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मिलेगी और जो रिपोर्ट आपके सामने आएगी उसमें मुझे लगता है ज्यादा सियासत होगी, नथिंग एल्स। उसमें कोई इतना कंस्ट्रक्टिव कोई अप्रोच से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बसने वाले होते हैं, जो रहने वाले होते हैं, उनका कसूर नहीं होता है, और इंक्रोचर और लैंड ग्रैबर जो होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, वो हिंदू हो मुसलमान हो। उसके लिए कानून लाने की जरूरत है, उनके लिए स्ट्रिक्ट विजिल रखने की जरूरत है, ताकि हमारे पहाड़, हमारी स्टेट की जमीनें, फॉरेस्ट की जमीनें जो है उनका देख रेख जो है अच्छी तरह कर सके, और उसमें पॉलिटिकल पैटर्नेज जो है वो खत्म होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल पैटर्नेज से ही ये लोग फ्लोरिश होते हैं और ये फिर इंडस्ट्री जो है ये आगे बढ़ती है और पूरी आवाम को फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। सर बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका हमारे जुड़ने के लिए। राकेश सर थैंक यू। शुक्रिया समय देने के लिए। एडवोकेट you. सोहेल काजमी सर शुक्रिया समय देने के लिए। जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज की बहस अब एक नए पड़ाव पर पहुंच गई है। 3 दिन का ये दौरा सिर्फ अधिकारियों से मुलाकात तक सीमित नहीं है। पैनल ग्राउंड रियलिटी, माइग्रेशन, सेटलमेंट पैटर्न्स, बॉर्डर मूवमेंट और उपलब्ध आंकड़ों को समझने की कोशिश करेगा। अब इसलिए परीक्षा यही है कि दावे कितने सही निकलते हैं और आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। क्या जम्मू में कोई असामान्य डेमोग्राफिक पैटर्न सामने आएगा? क्या इलीगल इमाइग्रेशन की भूमिका साबित होगी, या फिर जांच के बाद तस्वीर मौजूदा राजनीतिक दावों से अलग होगी? फिलहाल सवाल बहुत हैं, जवाब के लिए नजरें पैनल की रिपोर्ट पर हैं। अर्थ डिबेट विद साहिल केयर में इतना ही। द न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।